हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई को लेके। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैट्यूटरी पे हेड्स को लेके है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को लेके है, जिसमें आप सीखेंगे स्टैट्यूटरी पे हेड्स बनाना और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स बनाना। पेरोल में अब तक हमने जो सीखा है अर्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में, वो हमने सैलरी बनाने तक सारा काम सीख लिया है। अब मैं आपको स्टैट्यूटरी पे रोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, पॉइंट्स को जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक टेबल आपको सामने शो हो रही है जिसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट, ईएसआई कंट्रीब्यूशन रेट, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और ग्रेच्युटी टेबल आपको शो हो रहा है। तो हमारे जो स्टैट्यूटरी पे हेड्स है वो इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं के जो पे हेड्स है वो हमें बनाने हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि कौन से कंट्रीब्यूशन रेट में कितना कंट्रीब्यूशन रेट होता है, जिसकी हेल्प से हम इस पे हेड को इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर अकाउंट का नाम है ई मतलब एम्प्लॉय रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन और ईआर मतलब एम्प्लॉयर रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर शामिल है। तो अकाउंट नंबर 1 पीएफ की अगर बात करें तो वो पीएफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट के लिए यूज़ होता है, जिसका एम्प्लॉई का रेट होता है 12% और एम्प्लॉयर का रेट होता है 3.67%। अकाउंट नंबर 2 की बात करें तो ये पीएफ एडमिन चार्जेस के लिए मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉई को इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है, एम्प्लॉयर 0.5% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अकाउंट नंबर 10 की बात करें तो ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए ये मेंटेन किया जाता है, इसमें एम्प्लॉयर मेंटेन करता है 8.33% ऑफ योर सैलरी। अकाउंट नंबर 21 की बात करें तो ईडीएलएसआई कंट्रीब्यूशन अकाउंट के लिए मेंटेन किया जाता है, ये 0.5% मेंटेन होता है। तो इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं एम्प्लॉई अपने हिस्से का 12% मेंटेन करता है, जबकि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के लिए 13% यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। ये जो ईडीएलएसआई कंट्रीब्यूशन अकाउंट है ये एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इसका नाम है, फुल फॉर्म है, इसके लिए मेंटेन किया जाता है। यानी कि आपका जो अकाउंट है उसको डिपॉजिट उसका सेफ रखने के लिए एक उसका इंश्योरेंस होता है जो आपके सैलरी में से ही डिडक्ट होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ईएसआई कंट्रीब्यूशन रेट हमें दे रखा है। तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन रेट अगर आप समझेंगे तो बहुत इजी है, एम्प्लॉयर का शेयर और एम्प्लॉय का शेयर। तो एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो 3.25% रहता है, जबकि एम्प्लॉय का शेयर 0.75% रहता है। तो इस तरह से टोटल आपका ईएसआई जो है वो 4% सैलरी में से डिडक्ट होता है। बात करते ग्रेच्युटी की। जैसा कि आप जानते हैं ये भी स्टैट्यूटरी पेरोल का ही पार्ट है। तो ग्रेच्युटी अमाउंट की अगर बात करें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसको हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर हम उसे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने काम किया उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ग्रेच्युटी का अमाउंट निकाल के देख सकते हैं। टैली पे जब हम काम करेंगे तो हमें इस तरह से ग्रेच्युटी टेबल बनानी है जो इंडिकेट करती है कि हमने कितने साल काम किया है और उसका एलिजिबल डेज फैक्टर क्या है। तो अगर 1 से 60 साल आपने काम किया है तो आप एकदम 60 साल के मतलब 60 महीने के पॉइंट में है यहाँ पर, 1 महीने से 60 महीने तक। तो यहाँ पर 0 डेज जो है आपके माने जाएंगे, यानी कि आपको एक भी दिन की ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। जैसे ही आपको 5 साल से ज़्यादा होते हैं तभी आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 61 से 120 महीने काम करने पर आपको 15 दिन की ग्रेच्युटी जो है वो एलिजिबल होती है। इसी तरह से 121 से ज़्यादा महीने काम करने पर आप 15 डेज के दोबारा से हकदार होते हैं। दैट मीन्स कि ग्रेच्युटी टेबल भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। टैली पे हम किस तरह से इन हेड्स को बनाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। हम टैली यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टैली ओपन कर लिया। अब सबसे पहले आपको स्टैट्यूटरी जो पेरोल है उसको मेंटेन करने के लिए सेटिंग्स को यस करना है। तो F11 F3 में आप जाइए। F11 F3 में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दे रखा है जिसका नाम है एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। तो इसको हमें यस करना है और सेट ऑल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको हमें यस करना है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको मिलेगा कंपनी कोड, पीएफ की डिटेल्स, कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा जिसमें कंपनी का कोड, ईएसआई ब्रांच ऑफिस, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज कितने दिन है यहाँ पर तो 26 दिन है,
जो हमने डिटेल डाल रखी है, रैंडम सेलेक्टेड कोड मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर। नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर उसका कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर फिल करी हुई है। ठीक है, सो इस तरीके से आप जैसे इनकम टैक्स की डिटेल देखेंगे, टैन नंबर है, वार्ड नंबर है, डिडक्टेड टाइप आपने यहाँ पर डाला है, डिडक्टर ब्रांच यहाँ पर डाल दी है, पर्सन का नाम, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसका नाम, उसका फादर नेम यहाँ पर डाल रखा है, डेजिग्नेशन हम देखें तो वो डाल रखी है, और पैन नंबर यहाँ पर डाल रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारा काम हमने कर लिया। तो F11 F3 में जाके हमने पेरोल का जो स्टैट्यूटरी पार्ट था उसके लिए हमने सेटिंग्स को यस कर लिया है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे, F11 F3 से हमने इसको प्रोसेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें बनाने हैं पे हेड्स। तो स्टैट्यूटरी पे हेड्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी टेबल की। तो हम अपनी टेबल जो है वो निकाल लेते हैं एक बारी। तो देखिए यहाँ पर पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट, हमें इस रेट के हिसाब से ही अपना जो है हेड बनाना है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय रेट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ईपीएफ एम्प्लॉय रेट। तो ये 12% रहता है। यहाँ पर आपको जाना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीएफ अकाउंट नंबर 1। तो ये ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, अकाउंट नंबर 1 में ही इसको डालना है 12% जो आपका रेट है। ठीक है, सो हम इसे 12% पीएफ अकाउंट नंबर 1 में एंटर कर रहे हैं। देन हम यहाँ पर इसको करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेट सैलरी इफेक्ट का ऑप्शन हमें यस करना है, और ईपीएफ आप रिपोर्ट में इसका नाम क्या चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करके पीएफ रेट एम्प्लॉय 12% कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस पे काम करेंगे। अब आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आप ध्यान से सुनिए। पीएफ की कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज होती है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स टर्नओवर बेसिस होती है। इसके अलावा हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पर ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, सो जितने भी अलाउंसेज हैं हमारे उन सबको हम बेसिक सैलरी में ऐड करेंगे। वो जो अमाउंट आएगा वो पीएफ की कैलकुलेशन के लिए यूजफुल होता है। तो स्पेसिफाइड फार्मूला पे जाना है आपको। यहाँ पर आप बेसिक सैलरी, ऐड पे हेड, कन्वेंस, ऐड पे हेड, डीए, ऐड पे हेड, एचआरए, तो आपको ये ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ पर आप जो है पीएफ की लिमिट डालेंगे। तो पीएफ की लिमिट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 15,000 तक जो है पीएफ किसी का डिडक्ट नहीं होता है, उससे ज़्यादा होने पर ही पीएफ आपका डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज हम डाल देते हैं 12%। ठीक है, तो 15,000 तक नहीं होगा, 15,000 से ज़्यादा होने पर 12% यहाँ पर रेट डिडक्ट होगा। तो ये टेबल आपको स्टूडेंट्स बनानी है, ये ध्यान दीजिए। इस टेबल को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा किस तरह से मैंने बनाई है। ठीक है, तो 15,000 से कम होने पर कोई पीएफ नहीं है, 15,000 से ज़्यादा होने पर ही पीएफ यहाँ पर डिडक्ट होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पे हेड बना लेते हैं, जो कि है अकाउंट नंबर 1 में ही पीएफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हम ईपीएफ ईआर रेट कर लेते हैं यहाँ पर 3.67%, और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में। तो आप देखिए एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर 1 आपको शो हो रहा है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। देन कंपनी की तरफ से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और ये नेट सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इसका स्पेसिफाइड फार्मूला भी आपको सेम उसी की तरह रखना है जैसे आपने एम्प्लॉय के लिए रखा था। तो मैंने यहाँ पर सारे जो अलाउंसेज है वो ऐड कर दिए हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिमिट डालनी है। तो रेट है हमारा 3.67%। तो ये हमने यहाँ पर रेट डाल दिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप जो है अकाउंट नंबर 10 को प्रिपेयर करेंगे, जो कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन अकाउंट है। पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम अकाउंट नंबर 10 प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ईपीएस कंट्रीब्यूशन अकाउंट। ठीक है, इसका जो रेट है तो रेट हम डाल देते हैं।
8.33%। ध्यान दीजिए ये एम्प्लॉयर का शेयर है, तो एम्प्लॉयर के शेयर के हिसाब से ही आपको इसको डालना है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में हम जाएंगे, अकाउंट नंबर 10 ईपीएस अकाउंट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी की तरफ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम जैसे हमने बाकी सब पीएफ अकाउंट के लिए लिए हैं अलाउंसेज, उसी तरह से हमें यहाँ पर ले लेने हैं। तो मेरा यहाँ पर कमीशन नहीं है, इसलिए मैं बाकी सिर्फ अलाउंसेस को ही कंट्रीब्यूट करके चल रहा हूँ। ये है 8.33%। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस प्रकार से हमने पीएफ अकाउंट जो है वो मेंटेन कर लिया है, पीएफ हेड मेंटेन कर लिया है। इसी के साथ ही हम इसे ईएसआई के लिए बनाते हैं। तो किस प्रकार से हमें बनाना है, साथ ही ये जो पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीएल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है, ये भी आप देख लीजिए किस तरह से आपको बनाना है। तो अकाउंट नंबर 2 की बात करें, पीएफ एडमिन चार्जेस यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पीएफ एडमिन चार्जेस। तो हमने पीएफ एडमिन चार्जेस बनाए, यहाँ पर एम्प्लॉयर अदर चार्जेस में आएगा ये। तो जो एडमिन चार्जेस है वो अकाउंट नंबर 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, करंट लायबिलिटी में जाएगा। और ये आपको जो है 0.5% मेंटेन करना है। तो आप ध्यान से देखिए ये किस पे कैलकुलेट होता है, ये जितना पीएफ बनेगा उस पीएफ अमाउंट का 0.5% आपका कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है ईडीएलआईएस कंट्रीब्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ईडीएलआईएस कंट्रीब्यूशन अकाउंट। तो ये हमें बनाना है 0.5%। तो एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, इसका अकाउंट नंबर आप देख लीजिए, अकाउंट नंबर 21 में आपको इसको बनाना है। तो अकाउंट नंबर 21 आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, करंट लायबिलिटी सेलेक्ट कीजिए और इसका जो रेट है 0.5%। तो ये भी आप देखिए पीएफ ग्रॉस पे ही कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से आपने पीएफ के सारे हेड अप बना लिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बनाते हैं ईएसआई का पे हेड। तो ईएसआई के पे हेड के लिए हमें सिंपल से 2 ही पे हेड बनाने हैं। एक बनाना है हमें ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखिए 0.75% है, 0.75%। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ईएसआई। तो यहाँ पर आप देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉय के लिए हम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और यहाँ पर ईएसआई आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो ये आपका 0.75% कैलकुलेट होगा। ऐसे ही आप ईएसआई बनाएंगे एम्प्लॉयर के रेट के लिए। तो ईयर रेट में इसको लिख रहा हूँ जो कि है 3.25%। तो 3.25% हम यहाँ पर ईएसआई बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ईएसआई सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये रहेगा 3.25%। स्टूडेंट्स ये रेट पहले ज़्यादा था, अब ये चेंज हो गया है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया वो लेटेस्ट रेट के हिसाब से बना के दिखाया है। जो हमारा सेशन जो करंट ईयर है 2019-20, 2020-21 वहाँ से ये चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से अब हम ग्रेचुटी का जो पे हेड है वो बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ग्रेचुटी के पे हेड के लिए आपको सिर्फ ग्रेचुटी यहाँ पर नाम दे देना है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ग्रेचुटी, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यहाँ पर 26 लेना है आपको, 1 to 60। तो यहाँ पर 0, 61 to 120 यहाँ पर आपको लेना है 15। तो मैं देखिए टेबल के हिसाब से यहाँ पर लेके चल रहा हूँ सारी कैलकुलेशन जो मैंने टेबल ग्रेचुटी की बनाई थी। तो ये फिक्स टेबल है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर काम करना है। तो करंट लायबिलिटी हम यहाँ पर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने पे हेड बना लिए हैं, जो भी हमें हमारे काम के पे हेड थे सारे। अब हमें इनको अप्लाई करना है अपने एम्प्लॉय के लिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे सैलरी डिटेल पे, सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे। तो इस बार हम सैलरी डिटेल डिफाइन करते हैं एडमिन पर्सन की, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं। देखिए यहाँ पर हमें सारे पे हेड्स वगैरह सारी डिटेल्स ले लेनी है। तो बेसिक सैलरी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एब्सेंट
देन कन्वेंस, डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, ईपीएफ, ईएसआई रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी, हाउस रेंट अलाउंस। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितने भी पे हेड में अमाउंट डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो सब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड है वो उसके हिसाब से ही प्रोसेस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए जो भी खाली आ रहे हैं वहाँ पर कंप्यूटेड ऑन का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए वो सब खाली आ रहे हैं। बाकी सब में हमने अमाउंट डाला हुआ है जिसके हिसाब से ही आ रहा है। तो एडमिन पर्सन है, एडमिन पोस्ट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो एम्प्लॉय है प्रकाश राठौड़ है, जो एम्प्लॉय एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इसको हम कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू से सारा ले लेंगे। तो यानी कि कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू लेते ही एडमिन में जो हमने डिटेल डाली थी वो सभी की सभी यहाँ पर इस एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल हो गई। तो चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीनवाइल जैसे उसकी बेसिक सैलरी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, 650 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मुझे उसके हिसाब से जो भी एप्लीकेबल चेंजेस है वो करने हैं। ये मैंने एप्लीकेबल चेंजेस भी सैलरी के हिसाब से कर दिए ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो पे हेड हमने बनाए हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमें एंट्री पास करनी है। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अटेंडेंस अपडेट करेंगे एम्प्लॉय की। तो मैं यहाँ पर प्रकाश राठौड़ जो कि प्रेजेंट रहा 29 दिन, और प्रकाश राठौड़ जिसकी 1 दिन की लीव है। तो मैं एब्सेंट यहाँ पर कोई भी नहीं डाल रहा हूँ, ओवर टाइम कोई भी नहीं डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो अटेंडेंस है वो डाल दी है एम्प्लॉय की। अब मुझे यहाँ पर कंट्रोल F4 प्रेस करना है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या स्टेप मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल F4 आप करेंगे तो उसके बाद Alt A ही प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt A प्रेस करेंगे आप देखेंगे पेरोल ऑटोफिल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सैलरी का ऑप्शन। सैलरी के बाद आप यहाँ पर TDS कैलकुलेशन के लिए डिक्लेयर्ड वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप जो है अप्रैल मंथ ले लीजिए और यहाँ पर आप ले लीजिए एडमिन। ठीक है, तो एडमिन के अंदर ऑल आइटम आपको सेलेक्ट कर लेना है और एम्प्लॉय नेम। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी टाइम टैली में एंट्री करते वक्त ही मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप को चेंज करना तो आप इसको येस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नो रख रहा हूँ। तो ये हमारी सैलरी कैलकुलेट हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सैलरी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पर। और इस सैलरी में आप अगर देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट कैलकुलेट हुए, तो देखिए बेसिक सैलरी कैलकुलेट हुई है, कन्वेंस डीए कैलकुलेट हुआ है, ईएसआई कैलकुलेट हुआ है 197.62 क्रेडिट रुपीज़ ये कैलकुलेट हुआ है, सिक लीव कैलकुलेट हुई है। टीडीएस ओवर टाइम हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि वो हमारा टीडीएस स्लैब रेट से कम जा रहा है, इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ है। और ओवर टाइम हमने कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए वो कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये सैलरी का एक पार्ट कैलकुलेशन पूरा होता है। अब हमें पीएफ और ईएसआई की जो बाकी डिटेल्स है जो हमारे यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो डिडक्ट हो गया है बट पीएफ की डिटेल वगैरह नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट ए आपको प्रेस करना है। देन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पीएफ कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो सैलरी 15,000 से ऊपर चली गई है, इसलिए यहाँ पर कोई पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर 15,000 से नीचे होती तो हमारा पीएफ कैलकुलेशन में आता है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम ईएसआई कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर पूरा करते हैं। तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट करनी है। देखिए हमारा जो ईएसआई है वो कैलकुलेट हो गया 856 रुपये 34 पैसे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा जो पीएफ ईएसआई वगैरह है वो सारा का सारा कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारा जो टॉपिक है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने एंट्री पास कर दी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें डिस्प्ले पे जाना है। तो आइए चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। आप डायरेक्ट डी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, आपको डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट्स पे नहीं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आना है।
जैसे ही आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप देख पाएंगे अलग अलग तरह के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जैसे प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेच्युटी, इनकम टैक्स। तो ये सब आपको यहाँ पर कैलकुलेट रिपोर्ट्स शो हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 12 मंथली स्टेटमेंट और ई चालान यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो फॉर्म नंबर 5 जो है हमारा, अगर हम बात करें फॉर्म नंबर 5 की, तो फॉर्म नंबर 5 हमारा उन सभी पीएफ मेंबर्स के लिए डिटेल शो करता है जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं। तो इनको देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने नो करके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे जो एम्प्लॉय है जो पीएफ ज्वाइन कर चुके हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पर शो हो रही है। और बाकी आप डिटेल ऊपर देख सकते हैं। फॉर्म नंबर 5 द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, रिटर्न टू द एम्प्लॉयर, यहाँ पर डिटेल उसकी मेंशन हो रखी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर मेंशन हो रखा है, और कोड नंबर जो फैक्ट्री का है वो डिटेल आपको शो हो रही है। इस फॉर्म को अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है पीएफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए ऑफिस के अंदर, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। इसी तरह से फॉर्म नंबर 10 होता है स्टूडेंट्स। फॉर्म नंबर 10 उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं, यानी कि जो लिविंग एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिटेल इसकी, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी लिविंग एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिटेल अपडेट नहीं है। तो अगर लिविंग एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉय रिजाइन दे चुका है, जो एम्प्लॉय जा चुका है, उसका जो भी रीज़न है, लिविंग रीज़न, वो हमें डालना होता है यहाँ पर। तो पीएफ में वो डिटेल्स भी अपडेट हो जाती है आपकी। इसी तरह से आप देखेंगे फॉर्म नंबर 12A। तो फॉर्म नंबर 12A में आप देखिए, फॉर्म नंबर 12A किस लिए होता है स्टूडेंट्स, ये उन अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है जहाँ पर पीएफ आपका अप्लाई होता है, यानी कि ये एक तरह की मंथली कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होती है। तो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया पीएफ के अंदर जहाँ पीएफ नहीं लगता है, तो ये होता है अनएग्जेम्प्टेड जहाँ पीएफ लगता है, यानी कि नॉर्मली जहाँ पीएफ अप्लाई होता है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर आपको डिटेल शो करता है। अगर कोई पीएफ कटा होता तो हमारा यहाँ पर डिटेल शो करता है। 15,000 की लिमिट हमने क्रॉस कर ली थी, इसलिए वहाँ पीएफ कैलकुलेट नहीं हुआ। बट अगर आप 15,000 के अंडर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका पीएफ सारा का सारा कैलकुलेट होके दिखाएगा। तो यहाँ पर आप डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर टोटल देख सकते हैं, कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो पीएफ में कैलकुलेट होते हैं। तो फॉर्म नंबर 12A जो कि एक मंथली स्टेटमेंट है उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका क्या पीएफ हमारा जो है कैलकुलेशन रहा, कंट्रीब्यूशन कितना रहा, एम्प्लॉयर का शेयर कितना रहा, एम्प्लॉय का शेयर कितना रहा, ये सभी हमें यहाँ पर शो होता है। तो इस तरह से हमने पीएफ की रिपोर्ट देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ईएसआई रिपोर्ट्स देखते हैं। इसमें फॉर्म नंबर 3 स्टूडेंट्स यूज होता है, जो कि एक मंथली स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम डिटेल चेंजेस कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से डिटेल चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिटर्न ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म है, कि यहाँ पर हमारे कितने एम्प्लॉय ईएसआई में कवर होते हैं उसको शो करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारा यहाँ पर जो है ग्रेच्युटी की हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मुझे चेंजेस करना है जो कि मैं करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से ग्रेच्युटी का अमाउंट शो हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए करते हैं उस चेंजेस को। तो स्टूडेंट्स जो हमारे चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेरोल इन्फो में जब आपने पे हेड बनाया था बेसिक सैलरी का, तो ये देखिए बेसिक सैलरी में एक ऑप्शन आपको शो होता है जैसे आप ग्रेच्युटी यूज़ करते हैं, तो यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, इसको आपको करना है यस। और जैसे ही आप इसको यस करेंगे
देन आपको ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो शो होने लग जाएगा। तो हमने बेसिक सैलरी के साथ साथ इसको डीए और एचआरए में भी यस करा दिया है, आप देख सकते हैं, और डीए में भी हमने इसको यस करा दिया है। बस हमें इसके अलावा ग्रेचुइटी के लिए और कोई चेंजेस नहीं करने। तो अब हम जाते हैं डिस्प्ले में और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। यहाँ पर आप देखिए पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में ग्रेचुइटी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको ग्रेचुइटी शो हो रही है। ये ग्रेचुइटी स्टूडेंट्स 1 महीने की है। जब आप यहाँ पर टाइम चेंज करेंगे ऑल्ट F2 की हेल्प से, तब आपको उतने महीने के हिसाब से ग्रेचुइटी दिखाएगा। तो मान लीजिए मैं जो है 3 महीने की ग्रेचुइटी देखना चाहता हूँ, तो ये जो है 3 महीने के हिसाब से ग्रेचुइटी हमें शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पर काम किया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपके जुड़े रहने के लिए